हेलो फ्रेंड्स। सो हमने एनवायरनमेंट वाला सेक्शन पीटी 365 का कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम सोशल इश्यूज से स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली आप मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आप प्लीज़ बेयर करिएगा। थोड़ी खांसी वासी आ सकती है, ठीक है। पर ये पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए मैं ये लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन सब के लेक्चर्स हैं वो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप प्लीज़ थोड़ा वेट करिएगा। नाउ लेट्स कम टू चाइल्ड एडॉप्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है चाइल्ड एडॉप्शन। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अभी क्लैरिफाई किया है कि चिल्ड्रंस जो ऑर्फेनेट हैं, ठीक है, उनको अडॉप्ट करने के लिए आपको एक लॉ फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है फॉलो करना पड़ेगा। इन्होंने ये पूछा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से कि आप जो है एक कॉलम ऐड करिए हॉस्पिटल्स में। जब भी आप किसी भी चिल्ड्रन को अडॉप्ट करने चाहते हैं तो हॉस्पिटल्स में एक कॉलम ज़रूर ऐड कर दीजिए और पेरेंट्स से पूछिए कि इन हुज कस्टडी देयर चिल्ड्रन कैन बी लेफ्ट इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो किसके उसमें उस चिल्ड्रन की कस्टडी आएगी, ठीक है। तो ये न्यूज़ में है। नाउ लेट्स कम टू अडॉप्शन प्रोविजंस इन इंडिया। अगर बात की जाए तो जब भी कोई चाइल्ड जो है विदाउट फैमिली, मतलब बिना फैमिली के रहता है, ठीक है, तो उसका गार्जियन कौन हो जाता है? स्टेट हो जाता है, ठीक है। इफ़ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट जो है वो उसकी कस्टडी ले लेती है चाइल्ड की, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो है ये सारे प्रोसीजर रिलेटेड टू एडॉप्शन अपने अंदर इसी के अंदर आते हैं। होल एडॉप्शन प्रोसीजर जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर आता है और ये प्रोहिबिट करता है किसी भी लोगों को ऑफरिंग और रिसीविंग चिल्ड्रन, मतलब आप जो है बिना लॉ के अकॉर्डिंग ही किसी चिल्ड्रन को रिसीव कर सकते हो और किसी को ऑफ़र कर सकते हो। तो दैट इज़ जो इसी एक्ट के अंदर ही। और वो अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो पनिशेबल होगा 5 ईयर्स के लिए और जेल टर्म कितना होगा? 1 लाख होगा, ठीक है। नाउ कम टू एडॉप्शन रेगुलेशन 2017 तो की अगर बात करें तो रेगुलेशन एड्रेस करता है नीड ऑफ इन फैमिली एडॉप्शन, पोस्ट एडॉप्शन सपोर्ट, चाइल्ड सेंट्रिक प्रोविजंस, टाइम लिमिट ऑन कोर्ट फॉर डिस्पोजिंग एडॉप्शन डीड और चिल्ड्रन जो बिलो 18 ईयर्स तक होते हैं उनको ये सब रेगुलेट करते हैं, ठीक है। नाउ कम्स टू इंस्टीट्यूशन में अगर बात की जाए तो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है कारा, वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर बनी है और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आती है, ठीक है। याद रखिएगा कारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आती है। ये प्राइमरली एडॉप्शन से डील करती है कि आप ऑर्फिन जो चिल्ड्रन है, अबेंडेंड चिल्ड्रन है, सरेंडर चिल्ड्रन है, उनको कैसे अडॉप्ट कर सकते हो। तो इंटर कंट्री और इंट्रा कंट्री जो है दोनों अडॉप्शन देखती है, ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है ये फाइनल अथॉरिटी है जो भी एक्सेस फॉर जो भी चिल्ड्रन के केयर के लिए ज़रूरत होती है उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो ये इनके पास ही है सारी पावर और यही ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते हैं रिलेटेड टू केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ चिल्ड्रन अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर ही बनी है। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो एटलीस्ट 2 इंस्पेक्शन करती है पर मंथ में। वो 2 बार वो जिसने भी चाइल्ड को अडॉप्ट किया है उसके घर जाती है और वहाँ पे इंस्पेक्शन करती है, ठीक है, कि जो चाइल्ड को वो कर सके। और ये ये रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करती है फॉर द इम्प्रूवमेंट टू डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर आते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड जो है इंडिया ने रेटिफाई किया है। ये क्या करते हैं, सारे स्टेट पार्टीज़ जो हैं इनके ये चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, उनकी चाइल्ड का प्रोटेक्शन जो भी अडॉप्ट कर रहे हैं उनको सिक्योर रखा जाए और सोशल इंटीग्रेशन पे एम्फोसाइज करते हैं, ठीक है, विदाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग। और हेग कन्वेंशन और इंटर कंट्री अडॉप्शन जो है मिनिमम स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करते हैं फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन। तो ये भी इंडिया ने साइन किया है। नाउ लेट्स कम टू स्टेप्स टेकन टू एज द चाइल्ड अडॉप्शन।
तो कारा जो है वो अभी उन्होंने वेट पीरियड रिड्यूस कर दिया है। वेट पीरियड क्या होता है, पहले क्या था कि आपको प्रेफरेंस देना पड़ता था, मतलब जैसे चिल्ड्रंस हो गए तो उसमें आप प्रेफरेंस देंगे 1 2 3 कि आप किस चिल्ड्रन को अडॉप्ट करेंगे। पर क्या होता, जब भी पहले क्या होता था कि जब भी एक चाइल्ड जो है, मतलब मान लीजिए कोई भी चाइल्ड जो है रिजेक्ट कर दिया जाता था चॉइस से, तो वो आउट ऑफ प्रायोरिटी तो उनको क्या किया जाता था, पेरेंट्स हु रिजेक्टेड देयर चॉइस लॉस देयर प्लेस इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, तो जो भी पेरेंट्स जो हैं चॉइस को रिजेक्ट कर देते थे तो वो अपनी प्रायोरिटी पे प्लेस, मतलब वो चिल्ड्रन जो है वो प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता था। अब क्या किया है इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि एक ही ऑप्शन दिया जाएगा हर 3 मंथ में ओवर अ 9 मंथ स्पैन। ठीक है, एक ही ऑप्शन दिया जाएगा आप हर 3 मंथ में कि आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल केयरिंग। तो चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन गाइडेंस सिस्टम जो है, ये पूरे ऑल पर्सपेक्टिव पेरेंट्स जो हैं उनको एक लिस्ट मिलेगी, अवेलेबल होगी एडॉप्शन के लिए। ये जो है स्ट्रीमलाइन करेंगे जो भी ये प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन है। फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम आती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस स्कीम जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर द अम्ब्रेला स्कीम। कौन सा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, जो कि चिल्ड्रन को सपोर्ट करेंगे इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस इन ऑल स्टेट और यूटीज़ में। ठीक है, स्कीम जो है वो इस्टेब्लिश डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इस्टेब्लिश करेगी, जो कि ऑर्फन अबेंडेंट जो चिल्ड्रन हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इन डिस्ट्रिक्ट में, और उनको लीगली फ्री डिक्लेयर करेगी फॉर अडॉप्शन बाय चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। फिर 2021 अमेंडमेंट बिल जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 2015 में, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट किया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एम्पावर करते हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि ऑथराइज़ करें एडॉप्शन ऑर्डर्स जो हैं वो कौन ऑथराइज़ करें, ये ऑथराइज़ करें अडॉप्शन के लिए, और अपील्स जो हैं ऑर्डर के अगेंस्ट वो यही डिविजनल कमिश्नर्स जो हैं उनको रिफ़र करें। ठीक है, तो दिस इज़ adoption. Now let's come to higher education in India. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट रिलीज़ की है फॉर 2029-30। तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन जो है ये एनुअल बेस्ड सर्वे है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD रिलीज़ करती थी, पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जब से अलग हुई तो ये रिलीज़ करते हैं। एनुअल वेब बेस्ड सर्वे है। ठीक, एनुअल वेब बेस्ड सर्वे है जो कि हायर एजुकेशन जो है कंट्री में वो पोर्ट्रे करते हैं, उनको देखेगा। ये सर्वे कंडक्ट होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर, हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। सर्वे जो है वॉलंटरी, जो भी हमारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो वॉलंटरी अपना डेटा अपलोड करेंगी और उसके बेसिस पे उनको रैंक मिलेगा। ठीक है, ये तीनों टाइप की तीनों ब्रॉड कैटेगरीज पे जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन होते हैं, उन तीनों को कवर करेंगे। स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जिनको जो यूनिवर्सिटीज़ की तरह एफिलिएटेड नहीं होते, ना ही वो डिग्री वगैरह प्रोवाइड करते, पर वो डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम्स जो हैं रन करते हैं। ठीक है, की फाइंडिंग्स अगर देखी जाए तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है मार्जिनली जो है बढ़ा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो है 18 to 23 ईयर्स जो कि एलिजिबल ग्रुप है फॉर एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। फिर जेंडर पैरिटी की अगर बात करें तो जेंडर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वुमेन में 27.3% है, और एज़ कम्पेयर टू मेन जो है मेन का कितना है 26.9%। फिर जेंडर पैरिटी इंडेक्स हायर एजुकेशन में जो है वो 1.101 है अगेंस्ट 1.00 2018-19 में, जो कि इंडिकेट करता है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारा फीमेल्स की एजुकेशन में। GPI जो है 1 इंडिकेट करता है पैरिटी बिटवीन द सेक्सेस। GPI अगर ग्रेटर देन 1 है तो मतलब फीमेल जो है फीमेल के फेवर में है चीज़ें। पीपल टीचर रेशियो बोला है हायर एजुकेशन में 26 होना चाहिए। प्रेफर्ड एजुकेशनल स्ट्रीम्स बोले हैं, नियरली 85% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग ये सब लेते हैं। शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं एनरोल हुए हैं हायर एजुकेशन में 47,427। और नेबरिंग स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ नेपाल से आते हैं, उसके बाद अफगानिस्तान, देन बांग्लादेश, सूडान एंड भूटान और नाइजीरिया। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा नेपाल से आते हैं।
फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, फिर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन आती है, फिर स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन आती है। ये सब पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी है, ठीक है। रेगुलेट कौन कौन करते हैं, यूजीसी, एआईसीटी, एमसीआई, पीसीआई, ठीक है, आईसीआर, स्टेट रेगुलेशन, ये सब होते हैं। अब एक्रीडिएशन कौन देते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, तो ये एक्रीडिएटेड बॉडी है। नाउ लेट्स कम टू परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 की बात करें तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही रिलीज़ करते हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिए कौन रिलीज़ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज़ करती है, ठीक है, जिसमें 70 इंडिकेटर्स के अंदर वो जो हमारे स्कूल एजुकेशन है उनको रैंक करती है, ठीक है। ये ये क्या रैंक करती है, जो भी हमारे जो भी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो रहे हैं फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में, उनको चीज़ों को कैटेलाइज करती है। ये क्लासिफाइड है 2 कैटेगरीज में, मैक्सिमम स्कोर 1000 दिया जाता है। ये ग्रेड्स देती हैं यूनियन टेरिटरीज और स्टेट को, ये रैंक नहीं देती, याद करिएगा, ये क्या देती हैं, ग्रेड्स देती हैं। तो ग्रेडिंग जो है अलाउ करता है सेवरल यूनियन टेरिटरीज और सेवरल स्टेट को कि वो जो है सेम लेवल पे रहें, एलिमिनेट करें फिनोमिना ऑफ मतलब ग्रेड्स जो है सेम लेवल पे रहें। ये नहीं कि एक स्टेट ज़्यादा बढ़ रहा है दूसरा स्टेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, तो उन सब चीज़ों को जो है अवॉइड करें। ये हमको हेल्प करेगा जो भी गैप्स हैं उनको फुलफ़िल करने में और प्रायोरिटाइज़ करने में कि किस एरिया में हमको इम्प्रूव करना है स्कूल एजुकेशन में, ठीक है। फिर आते हैं पंजाब, तमिलनाडु एंड केरला जो है इसमें टॉप किए हैं, ठीक है, विद मेघालय और लद्दाख जो है बॉटम पे है। अब ये कौन कौन सी चीज़ों पे रैंक करते हैं, तो याद रखिए कैटेगरी 1 में है गवर्नेंस मैनेजमेंट और कैटेगरी 2 में है आउटकम। तो डोमेन 1 में कौन से आ जाते हैं, गवर्निंग प्रोसेस आ जाते हैं। फिर कैटेगरी 2 के अंदर डोमेन 1 में लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस एंड इक्विटी, ठीक है। तो दीज आर द क्राइटेरिया जिसके अंदर दिया जाता है। तो पीजीआई जो है कौन रिलीज़ करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज़ करती है, और क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी आपको याद होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 जो कि नीति आयोग रिलीज़ करते हैं। आई होप आपको पता होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। और ये 3rd एडिशन है जो नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। इसका टाइटल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप इंडिकेटर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो की फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की, इंडिया का ओवरऑल स्कोर जो है एसडीजी में अभी मार्जिनली इम्प्रूव हुआ है, 60 से 66 हुआ है, ठीक है। हाउएवर देयर हैज़ बीन मेजर डिक्लाइन इन एरियाज़ ऑफ इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में डिक्लाइन हुआ है। इम्प्रूव किस में हुआ है, हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी में। केरला जो है ऑब्वियसली टॉप रैंक पे है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, और बिहार जो है बॉटम पे है, ठीक है। चंडीगढ़ जो है वो टॉप पोजीशन पे है। यूटी में अगर बात करें उसको फॉलो कौन करते हैं, दिल्ली। मिज़ोरम एंड हरियाणा, उत्तराखंड जो है टॉप गेनर्स हैं। 10 स्टेट और यूटीज़ जो हैं वो हमारे फ्रंट रनर से बिलोंग करते हैं। वाइल 2021 में बात करें तो 12 से ज़्यादा स्टेट और यूटीज़ जो हैं मेड इट टू द कैटेगरी, ठीक है, तो फ्रंट रनर्स में आते हैं। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज़ एसडीजी इंडिया इंडेक्स। तो जनरली एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है फर्स्ट नीति आयोग ने लॉन्च किया था 2018 में, ठीक है। इंडेक्स जो है वो प्राइमरी टूल है कि इंडिया के स्टेट और यूटीज़ को जो है हमको रैंक करना है टूवर्ड्स कितना एसडीजी गोल की तरफ वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो 2030 का एसडीजी गोल है। ये होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करते हैं सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल स्टेटस में जो भी कंट्री का है और उसके स्टेट और यूटीज़ का। इंडेक्स जो है वो एसडीजी इंडेक्स फॉर एसडीजी इवेलुएट करेंगे सारे स्टेट और यूटीज़ को ऑन वेरियस पैरामीटर्स, ठीक है। मेथडोलॉजी ऑफ एसडीजी इंडिया इंडेक्स, तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है गोल वाइज स्कोर है उनका मतलब कितने एसडीजी कैलकुलेट करते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 16 करते हैं, पर हमारा जो नॉर्मल एसडीजी इंडेक्स है एसडीजी है वो 17 टारगेट्स है, पर अपने इंडिया में सिर्फ 16 को रैंक किया जाता है। ओवरऑल एसडीजी स्टेट्स और यूटीज़ का स्कोर्स जो है जनरेटेड फ्रॉम गोल वाइज स्कोर से जनरेट किया जाता है। स्कोर जो है 0 to 100 होता है। अगर स्टेट्स जो है 100 स्कोर अचीव कर रहा है मतलब वो अचीव कर लिए 2030 टारगेट।
हायर द स्कोर ऑफ द स्टेट और यूटी और ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट अचीव्ड। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स का सिग्निफिकेंस है ऑब्वियसली इंडेक्स जो है डेवलप है इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन। ये हमारे स्टेट्स और यूटीज़ के बीच कंपटीशन फॉस्टर करवाता है, ठीक है। और ये जो रैंकिंग है सारे स्टेट्स की और यूटीज़ की 21 इंडिकेटर्स पे होती है, जो 115 इंडिकेटर्स है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आते हैं, उसके अंदर प्रोग्रेस ट्रैक किया जाता है। NIF जो है ये अप्रोप्रिएट डायरेक्शन बताता है पॉलिसी मेकर्स को और इम्प्लीमेंटर्स को कि कैसे आप वेरियस स्कीम्स और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो NIF वो है। NIF किसके अंदर आता है? मॉस्पी के अंदर आता है। 115 इंडिकेटर्स जो हैं 16 आउट ऑफ 17 SDG जो है कैलकुलेट करते हैं और क्वालिटेटिव असेसमेंट भी करते हैं SDG गोल 17 का, बट वो कैलकुलेट नहीं करते। फिर लिमिटेशन देखी जाए तो इंडेक्स जो है वो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं SDG जैसे 17 इंडिकेटर्स हैं वो मेजर नहीं करता, ठीक है। फुल स्टेट ऑफ NIF जो है वो भी मेजर नहीं करते, वो इंक्लूड नहीं होते। इंडिकेटर्स एंड डेटा फ्रॉम द स्टेट एंड यूटी जो है वो नॉन गवर्नमेंटल सोर्सेज वो कवर नहीं किया जाता। फॉर सम इंडिकेटर्स अगर बात की जाए तो डेटा फ्रॉम फॉर ऑल स्टेट एंड यूटी आर नॉट अवेलेबल, ठीक। इन कंप्यूटिंग द इंडेक्स नल हैज़ बीन असाइंड टू दीज स्टेट यूटीज एंड दे हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन। ओके, सो क्लासिफिकेशन अगर हम बताएं तो एस्पिरेंट्स होते हैं, फिर परफॉर्मर स्टेट होते हैं, फ्रंट रनर होते हैं, अचीवर होते हैं। ओके, SDG इंडिया इंडेक्स 2020 की मेथोडोलॉजी क्या है? आइडेंटिफिकेशन, ऑब्वियसली आइडेंटिफिकेशन इंडिकेटर्स जो है फ्रॉम NIF बेस्ड ऑन स्टेट वाइज एक्सेप्टेबिलिटी। नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो रीस्केल किया जाता है एवरी इंडिकेटर को। 0 जो है वर्स्ट परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है, 100 जो है टारगेट अचीवमेंट करता है। वेटेज अगर बताएं तो इक्वल वेटेज दिया है हर इंडिकेटर्स को, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस है। इंडिविजुअल गोल स्कोर की बात करें तो कंप्यूटेड ईच स्टेट एग्रीगेट स्कोर बाय कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन्स, जो भी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है सारे इंडिकेटर की उनका अर्थमेटिक मीन निकाल के किया जाता है। कंपोजिट स्कोर की बात करें तो एग्रीगेटेड स्टेट जो है ओवरऑल SDG इंडेक्स स्कोर करते हैं बाय ओवरऑल एवरेजिंग ऑल गोल स्कोर्स, ठीक है। सारे गोल्स का एवरेज निकाला जाता है तो जो भी वो अचीव करते हैं दैट इज कॉल्ड कंपोजिट स्कोर, ठीक है। Now let's come to global ranking of India vis-a-vis SDGs। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 ये कौन रिलीज़ करते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिलीज़ करते हैं। ये रैंक करते हैं सारे UN मेंबर स्टेट को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगेंस्ट 17 SDG। इंडिया का रैंक है 120 आउट ऑफ 165 कंट्रीज़। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है वो 2012 में सेटअप की गई थी, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने सेटअप किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे हैं SDGs उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उनको प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने के लिए, ठीक है। फिर स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरमेंट रिपोर्ट जो है 2021 वो कौन रिलीज़ करते हैं? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। इंडिया का रैंक जो है 2 प्लेसेस से अभी कम हुआ है, 117 हो गया है। इंडिया जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ में रैंक 4 कंट्रीज से बिलो रैंक करती है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। ओवरऑल SDG स्कोर की इंडिया की बात की जाए तो 61.9 है आउट ऑफ 100। और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च है एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यू दिल्ली में है। सो आई हैव completed the first part. I will upload the second part tomorrow. So thank you so much.